हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बाई डायरेक्शनल अर्निंग के बारे में। बट इससे पहले वाली क्लास में हमने जीआरयू देखा था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सी क्लास थी हमारी और आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं एंड लेट स्टार्ट इट। तो डे है आज 44 और आज का टॉपिक रहने वाला है बाई डायरेक्शनल अर्नर। क्या इसकी ज़रूरत है पहले वो समझेंगे और कहाँ-कहाँ इसको हमें यूज़ करना पड़ता है वो समझेंगे। और क्यों हमें इसको बनाना पड़ा ऐसा चीज़, तो वो सारी चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ले चलते हैं आपको यहाँ पर और आज का हमारा हेडिंग रहने वाला है आरएनएन। क्या रहेगा? आरएनएन कैसा आरएनएन? वाई डायरेक्शनल। इसे वाई डायरेक्शनल क्यों बोल रहे वो हम आगे चल के आपको बताएँगे, बट उससे पहले हम अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या है। लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक टास्क देता हूँ, वो टास्क हमारा बहुत ही सिंपल है। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैंने लिखा आई हैव एप्पल। क्या आप आगे गेस कर सकते हो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? लेट्स सपोज़ आपने गेस किया है क्या? हम एप्पल फ्रूट की बात कर रहे हैं, बट हमने क्या लिख दिया? आई हैव एप्पल, इट इज़ गुड कंपनी, ठीक है? इट इज़ अ गुड कंपनी। आपका तो गेस खराब हो गया। अब सोचो आपका जो आरएनएन है एक नॉर्मल सा जो सीक्वेंस चीज़ों को हैंडल करता है और इसका कॉन्टेक्स्ट उसे स्टोर करना था कि एप्पल का मतलब यहाँ पर किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या वो कर पाएगा? चलिए एक और इसी तरीके से लिखते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे लिख दिया आई हैव एप्पल, इट हैज़ गुड टेस्ट, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख दिया उसका टेस्ट अच्छा है। तो आपके आरएनएन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ एप्पल का मतलब हम यहाँ फ्रूट से बता रहे थे या यहाँ एप्पल का मतलब हम कंपनी से बता रहे थे? आपके आरएनएन को किसी भी मॉडल को कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे क्या? अगर हमें इसका सच में जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है वो अगर हम इसका कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ये जो टोकन्स हैं ये पता होना चाहिए। लेट्स सपोज हम अगर इस तरीके से इसे बना लेते हैं, ये हमारा एक सिंपल सा आरएनएन आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा एप्पल आता है, ये हमारा एप्पल का आ रहा है। तो ये एप्पल को किस तरीके से स्टोर कराएगा, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? यहाँ वाला ये टेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है? टेस्ट स्लैश कंपनी। ये वाला जब तक टोकन हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं बता सकते। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर कि अगर प्रॉपर कंटेक्स्ट आपको स्टोर कराना है तो उसके लिए आपको फ्यूचर का टोकन्स पता होना चाहिए। फ्यूचर में आने वाली वैल्यूज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। ये पास्ट है, ये और ये फ्यूचर। तो इसको पता करने के लिए आपको फ्यूचर वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। ज़रूरी है, राइट? तभी आप इसका कॉन्टेक्स्ट सही से बता पाओगे। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे आरएनएन में होती है। हमारे पास तो ऐसा नहीं होता ना। आरएन का तो हमें सिर्फ़ पास्ट वाली वैल्यूज़ पता होती हैं और लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर ये फ्यूचर वाली चाहिए। तो आप कहोगे ऐसा हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? कुछ बताओगे? चलो बिल्कुल बताते हैं आपको। पहला पॉइंट, अब लाइक नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। आई होप इसके बारे में आपको पता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन क्या होता है। कि लेट्स सपोज हमने वहाँ पर कोई भी एक नाम यूज़ किया है और वो नाम हमारा हो सकता है लाइक हमने लिखा है उम, कुछ भी डाल देते हैं, लाइक कुछ भी, क्या ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अमृत डाल दिया हमने, ठीक है? अमृत डाल दिया। अब ये अमृत लड़के का भी नाम हो सकता है या सोनू डाल दिया, ठीक है? सोनू। आई होप आप सब अवेयर हैं सोनू नाम से। ये लड़के का भी होता है और लड़के का भी हो सकता है। तो आगे हम सोनू को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, हिस के लिए या हर के लिए, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब आगे अगर हमने यहाँ पर सोनू को एज़ ए यूज़ किया है कहीं गर्ल, तो हमें समझ में आ जाएगा ये सोनू हमने गर्ल के लिए यूज़ किया। और यहाँ पर लेट्स सपोज़ अमृत है, ये अमृत अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है और यहाँ पर किसी लोकेशन की जगह नाम हो सकता है, लाइक अमृतसर, ठीक है? इसी तरीके से कुछ भी नाम हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन का नाम है या लोकेशन का नाम, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए फ्यूचर में इसे किस रेफ़रेंस में यूज़ किया जा रहा है। तो पता होना ज़रूरी है क्या यहाँ पर फ्यूचर वाली टोकन्स? आप कहेंगे बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना आप क्या पता कर सकते हो? नहीं। अगर मैं आपसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था आई हैव एप्पल, आप भी नहीं बता पा रहे हो, तो सोचो हमारा मॉडल कैसे बताएगा? तो उसको भी आपको भी जैसे लिखना पड़ता है कि ये कंपनी के बारे में बात है, तो मॉडल को भी ये पता होना चाहिए, ठीक? अब ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी या इसका और कहीं यूज़ करते हैं? पहला तो एनईआर हो गया, दूसरा देखते हैं। तो इसके अलावा जो भी हमारी चीज़ें होती है लाइक एनईआर, पीओस टैगिंग। टैगिंग का पता है हमें, मतलब कि कोई भी वैल्यू वो नेम है, प्रोनाउन है, उसको हम किस रेफरेंस में यूज़ करेंगे आगे, तो कैसे पता चलेगा? आगे हम उसे यूज़ करें, उसका फ्यूचर वाली वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। या कोई भी एनएलपी का सिंपल सा टास्क जब भी आपको वहाँ पर समराइज़ेशन वगैरह कराना है या उससे रिलेटेड सेंटिमेंट निकालना है, तो सेंटिमेंट, ठीक है? तो ऐसे केसेस में आप इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा आपको, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। तो इसी का सॉल्यूशन है हमारा आरएनएन। क्या करता है ये?
ये जो फ्यूचर में जो वर्ड आ रहा है, उसको ये आपको प्रोवाइड करा देगा क्या पहले ही? मतलब कुछ ऐसा करा देगा क्या कि जो वर्ड हमें यहाँ पर चाहिए, लाइक ये एप्पल। अब एप्पल को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा रहा है, ये अगर हमें पहले पता चल जाए, जब हम एप्पल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इस टोकन को हम स्टोर करा रहे हैं, तब पता चल जाए तो हमारा काम हो सकता है। आप कहेंगे हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा? तो यही और इसी का सॉल्यूशन है। इसी के लिए हमने एक नया आर्किटेक्चर बनाया जिसे हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल आरएनएन। अब आप कहोगे कि बाई डायरेक्शनल आरएनएन ठीक है, बट है क्या ये चीज़? वो थोड़ा-सा बताओगे क्या? तो बस चलिए उसी को आपको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, बाई डायरेक्शनल आरएनएन। वाई डायरेक्शनल आरएन। इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया लग ही चुका होगा कि वाई डायरेक्शनल आरएन का मतलब क्या होता है, कि हमारा जो सिंपल आरएनएन होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये कुछ हमारी वैल्यू है। ठीक है? ये हमारा मान लेते हैं अभी के लिए थोड़ा-सा गंदा है, बट इट्स ओके। ये इधर से हम वैल्यू पास करते हैं और ये वैल्यू इधर पास कर देता है, ये इधर और ये इधर, और लूप वगैरह वो सारी चीज़ें हमारी इसी तरीके से चलती रहती हैं। लेट्स सपोज़ ये वाला हमारा एप्पल वाला पार्ट था। ये हमारा यहाँ एप्पल लिखा था मैंने, और ये वाला जो हमारा है टेस्ट या कंपनी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट और कंपनी के बारे में बात की गई है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम ले रहे हैं इसे। तो अभी तो हमें नहीं पता चलेगा, अभी इसके पास हमें क्या पता है, सिर्फ़ पास्ट वाली चीज़ें पता है, ठीक है? पास्ट वाली। तो अगर हम ऐसा करते हैं, लेट्स सपोज़ ये हमारा नॉर्मल एक सिंपल सा आरएनएन होगा कि इधर से वैल्यू जा रही हैं, बट अगर हम ऐसा करें कि इधर से भी एक आरएनएन चला दें, ठीक है? तो इधर वाली जो वैल्यू है, इसका कॉन्टेक्स्ट जब भी हम एप्पल की बात कर रहे होंगे, इधर पता चल जाएगा कि हमने इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है। बस यही हमें करना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आरएनएन यहाँ पर लगा देंगे, लाइक इसको हम अभी के लिए हटाते हैं। हम क्या करने वाले, कलर चेंज करते हैं और यहाँ पर आपके लिए नया ले लेते हैं, लाइक ऐसे। अब ये था हमारा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक नया आरएनएन लगा देना बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो लेट्स सपोज़ एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, और एक हमारा कुछ इस तरीके से। अब ये वैल्यू इसकी आपस में पास हो रही कुछ इस तरीके से, जैसे ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसमें वैल्यू जो आ रही हैं वो ऐसे कुछ आ रही हैं, लाइक ये डायरेक्शन बस इसकी चेंज हो गई, बाकी ये हमारा आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको आपस में कनेक्ट करा देंगे, दोनों साइड हम इसको कनेक्ट करा देंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर आएगी, क्योंकि इसकी भी तो इधर आती है, राइट? ये, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू इधर आएगी हमारी, उसको लेट्स सपोज़ ये यहाँ से आई इधर, और इसको हम यहाँ पर ले जाके, या इसको हम यहाँ पर ले जाके, इसको हम यहाँ पर ले जाके, इसको हम यहाँ पर ले जाके, इस तरीके से कॉनकैटिनेट करा दिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू है, अब जब हम इसको इस टाइम, ये हमारा टाइम पीरियड 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये टाइम पीरियड 3 हो गया, ये हमारा टाइम पीरियड 4 हो गया। अब ये चारों टाइम पीरियड के लिए जो वैल्यू है, हमने यहाँ पर इसे कराया और इधर से वैल्यू इसकी आ रही है, तो ये आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। तो इसकी वजह से होगा क्या, कि जब भी आप यहाँ पर आओगे, आप एप्पल की बात कर रहे होगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो टेस्ट, या यहाँ पर जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, किस में से, इसमें से किसकी चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, वो आपको एज ए पता चल जाएगा, क्योंकि जब भी आप एप्पल करोगे, इधर से वैल्यू यहाँ पर लेके आ जाएगा, और उसके बेस पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा एक तरीके से, कि इसे हम टेक्स्ट की तरह लेना है या कंपनी के हिसाब से लेना है। तो टेस्ट का मतलब आपको लेना कि ये हमारा एप्पल की बात हो रहा है, खाने वाले, और कंपनी का मतलब आपको पता है कि ये हमारी एमएनसी की बात हो रही है, ठीक? तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है बाई डायरेक्शनल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें, कुछ और समझने लायक है? नहीं, बस इतना है। तो इससे फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे समझते हैं। एप्लीकेशन हमने समझ लिया कि नेम एंटिटी रिकॉग्निशन या पीओएस टैगिंग या बाई डायरेक्शन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, कि हमारा एक सिंपल सा पहला आरएनएन था, ठीक है? ये नॉर्मल वाला। फिर एक की हमने क्या करा है, बैक कर दिया, मतलब डायरेक्शन चेंज करके एक नया आरएनएन बनाया, और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था हमारा बनाने का, कि हमने इन दोनों के बीच में कॉनकैटिनेटिंग कर दिया, ठीक है? दोनों के बीच में हमने कॉनकैटिनेटिंग कर दिया। ये 3 जो स्टेप्स हैं हमारे, ये हमने यहाँ पर करे, और इसके बेस पे हमारा ये यहाँ पर बना। अब कौन-कौन से काम में हम इसे यूज़ करेंगे, लाइक स्पीच रिकॉग्निशन है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। सीक्वेंस प्रेडिक्शंस हैं, वहाँ पर, या हम और एप्लीकेशन लिख देते हैं, लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, टाइम सीरीज़ की डेटा है, ठीक है? सीक्वेंस प्रेडिक्शन की अगर आप बात करोगे,
तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ऐसे-ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा? फ़ायदा समझ लेते हैं एक बार। एडवांटेज क्या ही हो जाएगा? तो पहला फ़ायदा हमारा क्या रहेगा? फुल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आएगी। क्या? फुल कॉन्टेक्स्ट कि एप्पल का मतलब यहाँ पर कंपनी के लिए यूज़ कर रहा है या हम एप्पल का मतलब यहाँ पर फ्रूट से यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड हमारे यहाँ पर आ जाएगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज की भी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज की जो इश्यूज रहते हैं वो भी हमारे इससे कम हो जाएंगे, थोड़े से सही हो जाएंगे। और बेटर प्रोडक्शन इन एनईआर और पीओ टैगिंग वाला तो सारी चीज़ें रहती हैं। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा इसका? वो भी होता है क्या? हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ रही है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो कॉम्पिटेशनल एफिशिएंसी भी इसकी कम हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी ये हमारा पहला इशू हो जाएगा। और दूसरों से यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगा क्योंकि ज़बरदस्ती हम दो दो ले दो दो आरएनएन चला रहे हैं। एक ही आरएनएन कितना टफ होता है चलाना, जबकि ठीक है। और रियल टाइम अगर हम स्ट्रीमिंग डेटा कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग डेटा पे क्या काम आएगा क्या? नहीं, स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर ये काम नहीं आता, वहाँ पर ये फेल हो जाएगा। उस जिस पे आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। इतने ज़्यादा पैरामीटर्स होने की वजह से यहाँ ओवर फिटिंग होने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो आपको पता हो गया इसके बारे में सारी चीज़ें, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके घाटे हैं। अब जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ बची है कि भैया इसका फ़ॉर्मूला वगैरह क्या होगा, कैसे चीज़ें करते हैं, तो वो हम यहाँ पर अब थोड़ा-सा समझ लेते हैं, ठीक? अब फ़ॉर्मूले की बात करें तो जो हमारे 3 स्टेप्स थे, बस तीनों स्टेप्स हमारे एक तरीके से फ़ॉर्मूले को ही बता रहे हैं। पहले एक नॉर्मल सिंपल आरएनएन का फ़ॉर्मूला लगाइए आप, उसके बाद बैक आरएनएन का एक फ़ॉर्मूला लगाइए, मतलब डायरेक्शन चेंज करके आरएनएन का फ़ॉर्मूला लिख दीजिए। और उसके बाद क्या होगा, सिंपल सा आपको कॉन्कैटिनेट करा देना उन दोनों चीज़ों को। तो चलिए एक बार कर लेते हैं इसे, नहीं तो आप फिर परेशान रहेंगे। फ़ॉर्मूलेज़ कैसे कराते हैं? हीटिंग देखिए यहाँ पर। चलिए, तो पहला हमारा क्या क्या, लेट्स सपोज़ जो हमारा एसटी है, ये हमें फ़ॉर्मूला बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं? 10, ठीक है? 10s लिख दिया। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज़ को पास कराना, तो हमें वेट पास करना होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। किस डायरेक्शन में हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का फ़ॉर्मूला तुम्हें पता है क्या? ht-1 और इसकी डायरेक्शन इस साइड में। यहाँ पर तो डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। फिर यहाँ पर हम ये वैल्यू को कराते हैं और उसके साथ xt का मल्टीप्लाई कराते हैं। ये भी हमारा डायरेक्शन क्या है, पता है हमें। और ये b हो गया v, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। पहली चीज़ डन है। दूसरी चीज़, अब हमें यहाँ पर बैक वाला डायरेक्शन जो है, ये हो गया लेट्स सपोज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब बैकवर्ड के लिए लिख लेते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जो भी फॉर्मूला रहेगा, तो इसका डायरेक्शन किस तरीके से लिखेंगे हम? बस ये, और तो कुछ चेंज हो नहीं होना। तो बस यही चीज़ हमें लिखनी है, बस इसमें फॉर्मूले में चेंज कर देना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम इधर से करते हैं या इधर से करेंगे, तो हमारे जो नंबर्स है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो नॉर्मल से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम माइनस कर रहे थे प्रीवियस टाइम के लिए, और यहाँ पर हम प्रीवियस टाइम के लिए एक प्लस करते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर प्रीवियस टाइम के लिए माइनस कर रहा है और यहाँ पर प्रीवियस टाइम के लिए हम क्या करेंगे? ये है इसका प्रीवियस टाइम क्या है? इसका प्रीवियस टाइम क्या है? एक ज़्यादा होगा। चलिए दिखाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। यहाँ अगर हम इस जगह पे हैं, तो प्रीवियस टाइम यहाँ पर कैसे पता चलेगा? t इक्वल टू t-1 करेंगे, तब प्रीवियस टाइम पता चलता है, राइट? अब यहाँ पर हम हैं, हमें प्रीवियस टाइम पता करना है, इधर से आ रहा है, तो इसका प्रीवियस क्या है ये? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? t इक्वल टू t+1, ठीक? तो बस यही एक छोटा-सा डिफरेंस है डायरेक्शन की वजह से, जो कि आपको यहाँ देखने को मिला। अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये वेट, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, और यहाँ पर ht+1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके ऊपर वाला जो बाद वाला टाइम पीरियड है हमारा, ये इससे बड़ा होगा, तो हम +1 कर देंगे। अब आप यहाँ पर आएँगे, तो यहाँ पर बस आपको इस तरीके से दोनों चीज़ों को लिख देना है। जो भी आपका xt है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और xt के बाद यहाँ पर आपको बैच डाल देना, जो कि हमारा इस डायरेक्शन में होगा, दैट्स इट। डायरेक्ट डालने के बाद अब हमें इन दोनों को कॉन्कैटिनेशन कराना है, इनकी वैल्यूज़ को। तो कॉन्कैटिनेशन कैसे कराते हैं? कैसे कराया जाता है, ठीक है? तो अब हम अगर यहाँ पर वैल्यू बनाते हैं, तो इसको हमने लेट्स सपोज़ कुछ भी नाम देना चाहते हैं। जनरली हम वाई दे देते हैं, ठीक है? वाई टी अगर हम डालते हैं, ये भी डाल सकते हैं। अब हमें इसका आंसर चाहिए, 10s नहीं चाहिए, सिग्मॉइड में चाहिए, तो हम ये डाल देंगे। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लाइक एक्स तो हो गया है, वी डाल देते हैं, ठीक है? वी वैल्यू हमने पास कर दी। अब इसके अंदर दोनों को लिख देते हैं, एक ये इस डायरेक्शन वाला और एक ये इस डायरेक्शन वाला, टी, दोनों को हमने लिख दिया। इसके बाद वाइस होना चाहिए, तो ये हमारा बन गया कॉन्कैटिनेट करा के इसका फार्मूला। दैट्स इट। हाँ, बस इतना ही होता है। और यहाँ पर सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि एक डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन को हमने यहाँ पे लिख दिया, उनको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और उन सारी चीज़ों को बस सिग्मॉइड के अंदर डाल दिया, तो बन गया हमारा क्या? पाई डायरेक्शन।
आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर 2 आर्गन यूज़ किए जा रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो बस इतना ही है और इतना ही सिंपल था। इसमें आई थिंक कि ऐसा कुछ टफ है नहीं। यूज़ केसेस आपको पता होने चाहिए, यही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बस सिंपल था आज का क्लास। तो समरी कर लेते हैं एक बार, थोड़ा-सा इसे समराइज़ कर लें कि क्या हमने देखी सारी चीज़ें आज। यहाँ से शुरू किया था कि भैया आई हैव एप्पल और एप्पल का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा? जब तक हमें फ्यूचर वाले वर्ड नहीं पता होंगे, हमें नहीं पता चल सकता कि ये क्या चीज़ है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए, उसी को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, उस डायरेक्शन से भी एक और लगा, नया आरएनएन लगा दिया, ठीक है? जो कि हमने यहाँ पर देखा किस तरीके से लगाते हैं। और थर्ड स्टेप, ये पहला डायरेक्शन, देन बैक डायरेक्शन, देन उसको कॉन्कैटिनेट करा दिया ताकि रेफरेंस हमारा मिल सके कि वहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर है। अगर हम कॉन्कैट ना कराएँगे तो क्या वहाँ पर वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, इसलिए हम वहाँ पर कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने कुछ बताया था आपको कैसे ये सारी चीज़ें आई हैं, इसके यूज़ केसेस दिखाया था। एनईआर, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन कर रहा है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पीओएस टैगिंग कर रहा है तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेंटिमेंट एनालिसिस में, स्पीच रिकॉग्निशन में, सीक्वेंस प्रेडिक्शंस में, टाइम सीरीज़ डेटा में वहाँ पर कर सकते हैं। ये इसके फ़ायदे हैं। बट ये सारी चीज़ें ठीक, फुल कंटेक्स्ट आपको मिल जाता है। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज़ आप इससे हैंडल कर सकते हो और बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी देखे। इसके अलावा अगर आप डिस कॉम्प्लेक्सिटी में देखें, सॉरी डिसएडवांटेज में देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फालतू के 2-2 आरएनएन चल रहे हैं। ये थोड़े-से मेमोरी इंटेंसिव हो जाता है। ये लाइव स्ट्रीमिंग में आप इसे रियल टाइम डेटा के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। सो दैट्स इट। क्योंकि वहाँ पर हमारे पास फ्यूचर वाला डेटा होता ही नहीं, तो वहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे इसे। इसके बाद हमारा आ जाता है ओवरफिटिंग। ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा पैरामीटर ठीक है, तो ज़्यादा ओवरफिटिंग भी हो सकती है। और उसके बाद ये सिंपल से हमारे फॉर्मूले, फर्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला और बैकवर्ड डायरेक्शन वाला और दोनों का कॉन्कैटिनेशन, ये हमने कर दिया तो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला बन गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। अगले टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एन्कोडर एंड डिकोडर। क्या है एन्कोडर? क्या है डिकोडर? क्यों हम इसे यूज़ करते हैं? सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।